हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। हालांकि जो निर्देशांक ज्यामिति है वो क्लास 9th से ही शुरुआत है उसकी, इसलिए हम क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति की केवल बेसिक चीजों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति अभी आगे क्लासेज में बहुत डिटेल से दे रखी है। क्लास 11th और 12 में हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्लास 9th में इसकी केवल बेसिक चीजों के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। क्लियर? वही चीजें बुक में दी गई है। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ देख लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित में आया कहां से। तो एक 17वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेने डेकार्ट। ओके, ये फ्रांस के गणितज्ञ थे 17वीं शताब्दी के। इन्होंने किसी भी तल पर स्थित बिंदु की स्थिति के निर्धारण के बारे में सबसे पहले सोचे। वह सोए उनका दिमाग यहाँ पर गया। उनका मानना था कि एक सही चिंतन और सही विचार सो के ही किया जा सकता है। हालांकि वो आलसी व्यक्ति नहीं थे, वह लेटे लेटे ही कुछ चिंतन हमेशा किया करते थे। तो एक समय जब वो बिस्तर पर लेटे थे तो अचानक अपने कमरे में तरह तरह की वस्तुओं को देखे और उन वस्तुओं का निर्धारित स्थिति के निर्धारित करने के बारे में सोचें कि जो भी वस्तुएं हमारे आसपास पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, उनको एक गणितीय रूपरेखा के आधार पर, एक गणितीय आधार पर हम कैसे इन वस्तुओं की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा। उसी सोच को मैथमेटिक्स में डेवलप किया गया, जो एक गणित में एक अलग से निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के रूप में उभर कर सामने आया। निर्देशांक ज्यामिति एक बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र है। हालांकि अभी मैंने बताया कि क्लास 9th में केवल हम थोड़ा इंट्रो इसका देखेंगे। तो उन्होंने किसी भी तल पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित की थी। उस पद्धति को ही उनके सम्मान में हम कार्तीय पद्धति अर्थात कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो रहा निर्देशांक ज्यामिति की हिस्ट्री के बारे में। अर्थात निर्देशांक ज्यामिति है जो है वो रेने डेकार्ट की देन है। चलिए देखते हैं हम किसी तल पर स्थित किसी वस्तु का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मेज पर कोई किताब रखी गई है और उसकी स्थिति का निर्धारण हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे? चलिए पहले व्यवहारिक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मेज हो गया। क्लियर? ये आपका डेस्क है। इस डेस्क पे ये कोई बुक पड़ी हुई है। सपोज ये हमारा क्या है? बुक। इस बुक की स्थिति का निर्धारण करना है मैथमेटिकल वे में, तो हम कैसे करेंगे? तो इस बुक का ये जो टेबल है, इस टेबल का एक कार्नर पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कार्नर हो गया। ओके, और इस कार्नर से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींची जाएंगे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं और कैसी होती हैं, आइए अभी देख लेते हैं। तो चलिए इस बोर्ड से ही समझ लेते हैं। इस बोर्ड पे ये जो एज है, हमारा किनारा है, ये क्षैतिज रेखा है। ये और ये जो दोनों एज हैं ये क्षैतिज रेखा है। और ये जो दो एज दिख रहे हैं किनारे, ये और ये दोनों ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो स्लीपिंग लाइन है, सोई हुई रेखा है, पट रेखा है, वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और जो स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी हुई जो रेखाएं हैं, वही ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। तो जैसे ये हमारा मेज है, तो मेज का मैंने एक कॉर्नर कोना पकड़ लिया और यहाँ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बराबर दूरी पे हम ड्रा करेंगे। जैसे मैंने ये सब जो रेखाएं खींच रहा हूं, देखिए 2 3 ऐसे। देखिए ये जो मैंने रेखाएं खींची है ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। चलिए क्षैतिज रेखाएं ये बराबर दूरी पे होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर दूरी पे होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। यही क्षैतिज रेखाएं अभी मैंने बताया कि ये दोनों किनारे जो स्लीपिंग लाइंस है, सोई हुई रेखाएं, पट रेखाएं, वो क्षैतिज है और जो खड़ी रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो अब हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। जितने दूरी पे हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची उतनी ही दूरी पर हम क्षैतिज रेखाएं भी खींचेंगे। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 ऐसे हो गए। अब हमें इस बुक की स्थिति का निर्धारण करना है। इस बुक की स्थिति का निर्धारण मैथमेटिकल वे में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम
ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसको काउंट करेंगे कि हमारा जो बुक है उस बुक पे कौन सी नंबर की ऊर्ध्वाधर रेखाएं पड़ रही हैं। तो ये हमारा बुक जो है 1 2 यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये जो चौथी ऊर्ध्वाधर रेखा है, चौथी ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे बुक को इंटरसेक्ट कर रही है, आई मीन काट रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया और कामा करने के बाद फिर ये जो क्षैतिज रेखाएं देखेंगे कि ये कौन सी रेखा हमारी बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से देखते हैं ये 1 2 3 और 4 जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो भी चौथी क्षैतिज रेखा ही इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारा जो बुक का लोकेशन हो गया, आई मीन स्थिति जो हुई इस टेबल पे, वो क्या हो गई 4 और 4 हो गई। इसी 4 4 को स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसमें पहले को हम x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक, और दूसरे को y कोऑर्डिनेट, आई मीन y निर्देशांक कहते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे तुरंत, जस्ट थोड़ी देर में। अगर ये बुक यहाँ पे ना हो गए, सपोज यहाँ पे होता है, चलिए यहाँ पे होता है, क्लियर, ये बुक यहाँ पे होता है, तब हम इसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि यहाँ से सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा काउंट करेंगे कि कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा इस किताब को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा देखिए कि कौन सी क्षैतिज रेखा इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 2 3 4 5, पांचवी क्षैतिज रेखा इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, ये जो 3 है वो बता रही है कि तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है, और जो 5 है वो हमें ये बता रही है कि पांचवी क्षैतिज रेखा इस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह इस बुक का जो लोकेशन होगा, आई मीन स्थिति का जो निर्धारण करने का जो तरीका है वो ये रहा। छोटे ब्रैकेट में 3,5 लिख देंगे, जिसमें पहला जो अंक है वो ऊर्ध्वाधर रेखा बताता है कि कौथी ऊर्ध्वाधर रेखा उस बुक को इंटरसेक्ट कर रही है, और जो दूसरे नंबर पे 5 लिखा है वो ये हमें बताएगा कि कौन सी क्षैतिज रेखा उस बुक को काट रही है। क्लियर। इस तरह हम किसी भी तल पर स्थित किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण हम 2 अंकों की सहायता से कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम इसके कुछ गणितीय रूपरेखा देख लेते हैं, मैथमेटिकल वे में इन सब चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा। ओके, संख्या रेखा क्या है, तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और उस लाइन पे, इस लाइन पर कहीं भी हम 0 लिख लेते हैं। 0 को हम मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ से बराबर दूरी पर हम 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं। ओके, इस मूल बिंदु जो 0 है उसके दाहिने साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में हम जो नंबर लेते हैं वो निगेटिव नंबर होता है। -1 -2 -3 -4। ओके, ये मूल बिंदु के दाहिने साइड में नंबर है, ये मूल बिंदु के बाएं साइड में नंबर दिए गए हैं, इधर वाले पॉजिटिव और इधर वाले निगेटिव। क्लियर। ये हमारी संख्या रेखा बन गई। ये सब इंटीजर है, आई मीन पूर्णांक है। और अगर इसी संख्या रेखा को हम ऐसे घुमा दें, देखिए ये जो संख्या रेखा दी गई है वो क्षैतिज संख्या रेखा है। क्षैतिज रेखाएं अभी हमने बताया, ये जो बोर्ड के ये जो किनारे हैं वो क्षैतिज है, और ये जो 2 किनारे हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये जो हमने संख्या रेखा खींची है ये क्षैतिज संख्या रेखा है। अब चलिए ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ड्रा करके देखते हैं। तो ये इसी को अगर हम ऐसे घुमा दें तो देखिए ये हमारा 0 है मूल बिंदु। मूल बिंदु वो बिंदु है जहां से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, आई मीन हम जहां से किसी भी चीज को मेजर करते हैं, नापते हैं किसी भी चीज की दूरी, जिस फिक्स पॉइंट से हम नापते हैं वही हमारी मूल बिंदु। तो हमारी मूल बिंदु हो गई, उसके ऊपर ये 1 2 3 4, ये हमें जो 1 2 3 4 लिख रहे हैं वो बराबर दूरी पे होने चाहिए। आई मीन अगर 5 सेंटीमीटर पर लिख रहे हैं तो हर एक 5 सेंटीमीटर पर ही होना चाहिए। अगर हमने 3 सेंटीमीटर चूज किया है तो ये हर एक 3 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। उसके नीचे चले आइए तो -1 -2 -3 -4 ये हो। ओके, चलिए इसको हम x ले लेते हैं, ये हमारा O हो गया और दिस इज x डैश।
और ये हम y ले लेते हैं, ये y डैश ले लेते हैं, और जो बीच में जहाँ 0 में लिखा हूँ वो मूल बिंदु है, उसको मैंने O लिख लिया। तो ये हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है। क्लियर? इन दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराएं। आई मीन इसका जो मूल बिंदु है वो और इसका जो मूल बिंदु वो है, उन दोनों को मिलाइए और मिला के देखिए कि कैसा ऐसा लुक, इसका लुक कैसा है। जब इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ऐसा लुक आने वाला है। तो देखिए ये हमारा था x, ये है O और ये रहा हमारा x डैश। ओके, और ये सब 1 2 3 और 4, इधर हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब इस जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे और ऐसे इंटरसेक्ट कराएंगे कि इसका मूल बिंदु और इसका मूल बिंदु एक ही जगह पे आ जाए। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और उठा के जब यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से ऐसा दिखता है। देखिए अब इसका जो ये मूल बिंदु है वो यहाँ पे लग गया। तो इसके ऊपर जो 1 2 3 4 है वो हमारा 1 2 3 और 4, और नीचे -1 -2 -3 और -4। ओके, ये y है और ये हमारा क्या बन गया, y डैश बन गया। तो ये क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, इस दोनों को जब हम प्रतिच्छेद कराएंगे मूल बिंदु पर, तो ये ऐसा लुक हमारा आने वाला है। क्लियर? अब इसी को थोड़ा हम बड़े में बना के देखते हैं। हम इसको इरेज कर देगा। देखिए बड़े में बनाएंगे तो ये लुक आने वाला है, x डैश y डैश और ये हमारा क्या आ गया, O। ओके, और यहाँ इधर जो डिस्टेंसेज थी 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, और इसके इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, इसके ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। यही अभी हमने बनाया था ऐसे ही, उसी को मैंने बड़ा करके ऐसे बना दिया। क्लियर? अब देखिए ये जो मैंने दो रेखाएं खींची हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है वो मूल बिंदु कहलाती है। तो ये XO x डैश और YO y डैश, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। ओके, तो मूल बिंदु की डेफिनेशन क्या हो गई, उसकी परिभाषा क्या हो गई? तो जो क्षैतिज रेखा XO x डैश है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा YO y डैश है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काटती हैं उस बिंदु को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु की परिभाषा हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ओके, अब देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो तल है हमारा, ये तल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। देखिए एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, और एक ये भाग हो गया, और एक ये भाग हो गया। इन चारों भागों को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर? तो अब जैसे चतुर्थांश की डेफिनेशन देनी हो, परिभाषा देनी हो, तो चतुर्थांश को कैसे परिभाषित करेंगे? तो यह कहेंगे कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो हमारा तल 4 भागों में बट जाता है। उस प्रत्येक भाग को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। ये चतुर्थांश की डेफिनेशन हो गई। क्लियर? तो ये सब चारों 1 2 3 4 ये चारों हमारे क्या है, चतुर्थांश। अब इस चारों में प्रथम किसको मानते हैं, द्वितीय किसको मानेंगे, तृतीय किसको मानेंगे और चतुर्थ किसको मानेंगे, अब यह देखते हैं। तो इसको भी लिखने का एक ढंग है, इस चारों में से किसी को भी प्रथम नहीं लिखता है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश कौन है? तो ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, XOY, ये जो क्षेत्र है हमारा, ओके, कौन सा क्षेत्र, यहां लिखते हैं, जो क्षेत्र XOY है, XOY मतलब ये जो तल, इसी को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, प्रथम चतुर्थांश। या यूं कहिए कि इधर ये ओरिजिन है मूल बिंदु, मूल बिंदु से इधर जो होता है ये धनात्मक एक्स अक्ष कहलाता है। मूल बिंदु से जो लेफ्ट में है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा। अब पूरा मिला के तो एक्स अक्ष है ही, लेकिन इसके दाहिने साइड धनात्मक एक्स अक्ष, बाएं साइड ऋणात्मक एक्स अक्ष, फिर इस मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक वाई अक्ष और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाता है। जैसे ये जो
ये जो है वो क्या है हमारा धनात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा। ओके, और ये जो अक्ष है ये हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा, और ये जो है वो धनात्मक वाई अक्ष कहलाता है, और ये जो है ये ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाता है। क्लियर? तो हम धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी देखे हैं, घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर अगर दीवार घड़ी रखी हुई है तो घड़ी ऐसे चलती है। ओके, लेकिन हमें घड़ी के विपरीत चलना है, तो विपरीत चलेंगे तो यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, ऐसे। ये घड़ी ऐसे चलती है घड़ी की सुई, लेकिन हम विपरीत दिशा में चलेंगे, तो हम धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और चतुर्थांश का नाम क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लिखते चलेंगे। तो अगर हम यहाँ से धनात्मक एक्स अक्ष से शुरुआत करते हैं तो ये हमारा हिस्सा प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, उसके बाद जो हिस्सा मिलेगा वो द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्या है द्वितीय चतुर्थांश। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है। ओके, ये वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये हमारा चतुर्थांश। ओके, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा एरिया आएगा, तो एक्स डैश, ये जो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, इस क्षेत्र को, इस इलाके को, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, एक्स डैश ओ वाई कहेंगे। तो जो हमारा एक्स डैश ओ वाई है वो क्या है द्वितीय चतुर्थांश है। उसी तरह तृतीय चतुर्थांश कौन है, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये जो एरिया है एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है। और ये जो एरिया है आई मीन एक्स ओ वाई डैश, इस एक्स ओ वाई डैश को हम चतुर्थांश कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? अब देखते हैं प्रथम चतुर्थांश में, अभी हमने बताया कि किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम दो अंकों का सहारा लेते हैं, उसको हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में जो x और y दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, वो दोनों धनात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो हमारा एक्स ओ वाई है, ये एक्स ओ वाई क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें ये वाला क्षेत्र भी धनात्मक है और ये वाला क्षेत्र भी हमारा क्या है, माने ये वाला ऊपर जो देख रहे हैं लाइन, ये भी धनात्मक सब लिखी गई है, यहाँ पर भी धनात्मक लिखी गई है। तो इसमें जो दोनों निर्देशांक होते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ये दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब आइए द्वितीय चतुर्थांश। तो जो द्वितीय चतुर्थांश है हमारा एक्स डैश ओ और वाई, यह एरिया को बताता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक्स डैश है इसमें निगेटिव सब नंबर लिखी गई। आई मीन जो पहला निर्देशांक इसका होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि पहले हम एक्स निर्देशांक ही लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक सब ऋणात्मक है, लेकिन वाई निर्देशांक जो है वो सब धनात्मक है। तो यहाँ पे पहले माइनस होगा और देन प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक और वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो तृतीय में देखिए, तृतीय जो चतुर्थांश वो हमारा एक्स डैश ओ और वाई डैश ये एरिया बताता है। तो इसमें जो एक्स डैश जो है वो भी ऋणात्मक है और जो वाई डैश है वो भी ऋणात्मक है। तो इसका जो निर्देशांक होगा, आई मीन इसमें हमारा जो एक्स निर्देशांक होगा वो भी ऋणात्मक होगा और जो वाई निर्देशांक है वो भी ऋणात्मक होगा। फिर चतुर्थांश में देखेंगे, तो चतुर्थ में हमारा इसमें कौन सा ये क्षेत्र है, तो एक्स ओ वाई डैश, ये एक्स ओ वाई डैश क्षेत्र है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स भी धनात्मक है और जो ये वाई वाला पोर्शन है वो हमारा ऋणात्मक है। तो पहले हम एक्स लिखते हैं देन वाई लिखते हैं। तो ये हमारा धन और ऋण, एक्स जो निर्देशांक है वो धनात्मक और वाई जो निर्देशांक है वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, इसी एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, इसको हम कोटि कहते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं
द्वितीय वाले में x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक, तृतीय में x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक भी ऋणात्मक, और चतुर्थांश में x जो निर्देशांक है धनात्मक और y निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक होता है। तो अगर कोई बिंदु लिखा गया हो, हमें बताना है कि उसकी पोजीशन के बारे में बताइए कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो हम उसके आगे का चिन्ह देख के ही हम बता देंगे कि यह किस चतुर्थांश में यह बिंदु पड़ेगा, लाई करेगा। ओके, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि अगर कई सारे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम उसको देख के ही कैसे बताएंगे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ओके, तो अभी हमने जो साइन कन्वेंशन बताया, चिन्ह निर्धारण वाला जो अभी तरीका बताया कि किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक होता है, एक्स और वाई कहाँ कहाँ धनात्मक कहाँ कहाँ ऋणात्मक होता है, उसके आधार पर ही हम अगर कई सारे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों तो उसको हम देख कर ही बता सकते हैं कि वो दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। क्लियर?